Hello everyone, I welcome you all to our YouTube channel Let's Crack 11 CBSE Science। इस YouTube चैनल पे आप सबको जैसा पता है कि जितने भी क्लास 11 के सब्जेक्ट्स हैं उन सब की बड़ी ही सिस्टमेटिकली प्रिपरेशन करवाई जा रही है। सो अगर आपने अभी तक ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ अपने आप को। माई नेम इज़ राहुल डूडी। आई डिड माई BTech in 2014 फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडिया which is National Institute of Technology Jaipur, also known as MNIT जयपुर। पिछले 7 साल से मैं आप जैसे स्टूडेंट्स को IIT JEE और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करवाता आ रहा हूँ। इन 7 सालों में मैं थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को अभी तक ट्रेन कर चुका हूँ। इंडिया के जो टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ मैंने काम किया है। आज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में अपनी कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं और कुछ लोग कंप्लीट कर भी चुके हैं। अब बात करते हैं काम की। सबसे पहली चीज़, इस पूरे सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है। जैसा आप सबको पता है NCERT का नंबर 1 चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सो इस पूरे सेशन में हम लोग उसी के एक पर्टिकुलर पोर्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और जैसा आप सबको पता है कि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप भले ही क्लास 11 पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्लास 12 पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, वहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जरूर मिलते हैं, है ना। इस चैप्टर में बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे ज़्यादा चीज़ पढ़ी जाती है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे वाले पोर्शन में। तो देखिए, इस पूरे सेशन में जो मेरी अप्रोच रहने वाली है वो रहने वाली है CTQ। CTQ का मतलब क्या है यहाँ? CTQ का जो मतलब है वो है कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, है ना। CTQ मीन्स कॉन्सेप्ट्स थ्रू क्वेश्चंस। जैसा आप सबको पता है क्लास 11th के लिए और स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन सॉल्विंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने भले ही थ्योरी को कितना भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया हो, समझ लिया हो, बट जब तक आप उस थ्योरी को क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर पाते तब तक उस थ्योरी का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी को समझने वाले हैं, है ना। थ्योरी हमें पता है, उस क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है उस कॉन्सेप्ट को, वो हम लोग चीज़ सीखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा फटाफट मैं आपको अनअकैडमी के बारे में इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। जैसा आप सबको पता है कि अनअकैडमी इज़ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया, जहाँ पे आपको बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं बहुत सारे उनकी प्रिपरेशन करवाई जाती है। अनअकैडमी, आप अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो क्या फ़ायदे हैं उन सब्सक्रिप्शंस के, उनमें से कुछ एक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं जहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आप अपने जो एजुकेटर्स हैं उनके साथ लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोर्स की नीड के अकॉर्डिंग उस कोर्स को स्ट्रक्चर्ड किया गया है, तो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको वहाँ मिलने वाले हैं और बहुत सारे लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आपको वहाँ मिलेंगी। उनकी जो टोटल रिपोर्ट है, एनालिसिस है, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अनलिमिटेड एक्सेस मीन्स अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी है, वैसे होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी किसी रीजन की वजह से आपकी क्लास मिस हुई है, तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे वो वाली क्लास वापस उसको देख सकते हैं। कोई टॉपिक नहीं समझ आया है तो उन क्लासेस को बार बार एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको बेनिफिट बताए अनअकैडमी के। ये देखो आपके सामने एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे लाइव क्लासेस कौन कौन सी हो रही हैं अभी या फिर जो होने वाली हैं। इस तरह का आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे चीज़ें दिखेंगी। ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं इंडिया टॉप एजुकेटर्स के, जिनसे आप पढ़ाई कर सकते हैं। और क्या फ़ायदा है, आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ही प्रिपरेशन करवाई जाएगी। देखिए कितने सारे कोर्सेज हैं आपके लिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। सो एक तरह का कंप्लीट पैकेज आपको दिया जा रहा है। अब आप बोलोगे सर सारे बेनिफिट हमें समझ आ गए, आप हमें भी बताइए अनअकैडमी के साथ जुड़ना कैसे है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पे, और वहाँ पे टाइप करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप और उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको लिखना है CBSE क्लास 11th, और जैसे आप चीज़ ये लिखोगे आपको जितने भी क्लास 11 से रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, एजुकेटर्स हैं, वो सारे वीडियोज़ आपके सामने होंगे।
ठीक है। अगर आप टेलीग्राम ऐप के द्वारा हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड कर लेना है टेलीग्राम ऐप। आपके सामने यूआरएल दिया है, उसको आपको इस लिंक को आपके यूआरएल में कॉपी करना है और फिर क्लिक कर लेना है ज्वाइन पे। आपको जितने भी वीडियोस होंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मिलती रहेगी टेलीग्राम पे भी। चलो ये भी बात हुई। अब आप बोलोगे सर ठीक है, अब बताइए सब्सक्रिप्शन कैसे मिलेगा अनअकैडमी का। तो देखिए ये आपके सामने कुछ प्लान्स लिखे हुए हैं सब्सक्रिप्शन के। 1 मंथ का जो प्लान है वो 2500 रुपीज़ का है, 2 महीने 2500 रुपये का है। बट वही अगर आप साल भर के लिए 12 महीने के लिए इस प्लान को चूज़ करते हैं तो आपको मिलता है 58% डिस्काउंट, एंड आफ्टर डिस्काउंट द टोटल बैठेगा आपके लिए वो है 12,500 रुपये, है ना। काफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देखोगे बाकी अगर चीज़ों से इसको कंपेयर करके देखोगे तो आपको ये अमाउंट काफ़ी कम मिलेगा। और वहीं पे अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, ये कोड मेरा दिया हुआ है RD10, अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ लिखा है रेफरल कोड, यहाँ पे आपको RD10 लिखना है। जैसे आप RD10 लिखेंगे आपको मिलता है 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, और 10% डिस्काउंट के बाद आप देखिए आपको जो टोटल अमाउंट पे करना है विच इज़ 11,250, 11,250 रुपये। बहुत ही इंपॉर्टेंट, 12 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो अभी आपको फटाफट सब्सक्रिप्शन कर लेना है अनअकैडमी के लिए। चलिए ये बात हो गया इंट्रोडक्शन, मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए सबसे, वो है ये चैप्टर। जैसे मैंने आपको बोला क्वेश्चंस के थ्रू हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, और जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। एक एक टॉपिक को मैं उठाता चलूँगा, उस पे जो क्वेश्चंस है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन में अगर कहीं थ्योरी काम आएगी जिसको हमें कॉन्सेप्ट्स को समझना है, तो वो भी मैं चीज़ आपके साथ साथ उसको भी डिस्कस करता जाऊँगा। पूरा आपको सेशन के साथ बने रहना है। कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, फटाफट आपको कमेंट करके बता देना है मुझे, ठीक है। तो जैसा आप सबको पता है कि क्लास 11 CBSE में कौन कौन से लॉज हैं जो आपको पढ़ने होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन से। सबसे पहला है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, सेकंड वन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ इज गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, एंड लास्ट वन इज एवोगैड्रोज लॉ। अब आप एक और लॉ भी होता है केमिकल कॉम्बिनेशन का विच इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, बट क्योंकि वो लॉ CBSE के सिलेबस में नहीं है तो उसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली हमें सिर्फ इन 5 लॉज के बारे में पढ़ना है, और उनमें से भी जो आज का अपना लेक्चर रहेगा, आज का जो सेशन रहेगा, उसमें हम लोग इनिशियल जो 2 लॉज हैं, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एंड द सेकंड वन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलें करें स्टार्ट। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है कि 1.7 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट आपने लिया है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट मेरे हिसाब से आप सारे लोग समझदार हो, पता है फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3। उसको आपने 100 ग्राम पानी में डिजोल्व कर लिया। बहुत बढ़िया बात है। पानी में डिजोल्व करने से आपको क्या मिल जाएगा? AgNO3 का सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। अच्छा, फिर क्या किया आपने? फिर ये कहता है कि 0.585 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो मेरे हिसाब से सबको पता है, NaCl इसका केमिकल फॉर्मूला है। इसको भी आपने 100 ग्राम पानी में डिजोल्व कर लिया तो आपको NaCl का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और फिर आपने क्या किया? इन दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन करवा दी, दोनों को मिक्स कर दिया, तो जो AgNO3 होगा वो NaCl के साथ रिएक्ट करेगा। क्वेश्चन में लिख भी दिया कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये देखो जरा, आपके सामने लिखा है AgCl बन रहा है और साथ में क्या बना है? NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, और दोनों का मास भी क्वेश्चन में गिवन है। तो फिर ये पूछना क्या चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है show that these results illustrate the law of mass conservation। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो डेटा आपको दिया है, ये डेटा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? मेरी बात समझ आ रहा है ना सबको? अरे बोलो, समझ आ रही बात? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को ये डेटा फॉलो करता है या नहीं? मतलब ये बोल रहा है, ये आपको ये प्रूव करना है कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ये डेटा सही है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर पहले ये बताओ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन होता क्या है, तभी तो हम लोग प्रूव करेंगे, है ना। तो देखिए लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या होता है, आपके सामने लिखा है स्क्रीन पे। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है इसका। क्या कहता है स्टेटमेंट? कहता है इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड,
है ना, कि किसी भी केमिकल या फिर फिजिकल चेंज में आप मास को ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखूं तो देखो क्या मैं लिख सकता हूं, मान लो एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है ये कहता है कि द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू, बताओ किसके इक्वल होगा, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। अरे बोलो, समझ आ रही मेरी बात? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट सेम होगा, मतलब इसी चीज को जो यहाँ लिखा है ना, इसी को मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपके सामने लिख दिया। ऊपर लिखा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, तो वो एक ही बात है। आप इसको ऐसे कह दो कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? मान लो एक केमिकल रिएक्शन ऐसे मैंने लिख दी, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, है ना, ये कोई केमिकल रिएक्शन लिखी है जहां पे A और B रिएक्टेंट्स हैं, C और D प्रोडक्ट्स हैं। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहेगा? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स कौन कौन से, A और B, है ना, तो आप लिखोगे सर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट का मतलब हो गया मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कौन कौन है, C और D। तो आप बोलोगे सर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है मास ऑफ C प्लस मास ऑफ D। अगर ऐसा है इसका मतलब ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करता है। ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत ही आसान चीज है, सबसे सिंपल जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, बोलो समझ आई मेरी बात? अच्छा, अब ना इसमें कुछ खास बात भी है, इतना आसान भी नहीं है। खास बात क्या है कि ये लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में कंप्लीटली रिएक्ट कर लें, है ना, जब रिएक्टेंट आपस में कंप्लीट रिएक्ट करेंगे तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिएक्टेंट्स की आपस में कंप्लीट रिएक्शन नहीं हुई, एक रिएक्टेंट तो कंप्लीट रिएक्ट कर गया, दूसरा अभी भी बचा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे अगर यहाँ ये वाली रिएक्शन की मैं बात करूं तो A और B दोनों कंप्लीटली रिएक्ट करने चाहिए, तभी लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो होगा, पहली चीज, है ना। समझ आ रही मेरी बात? अरे बोलो, हाँ ना बोलो यार, ठीक है ना। जब रिएक्टेंट्स आपस में कंप्लीट रिएक्ट करेंगे तभी ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो होगा। और दूसरी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट कि ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता किसके लिए, नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। अरे भाई, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती है पता है क्या आप लोगों को? जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जिन रिएक्शंस को शो करते हैं उनको न्यूक्लियर रिएक्शंस बोला जाता है ना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो हम लोग आगे, आप क्लास 12th में एक पूरा चैप्टर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, उसको पढ़ोगे। न्यूक्लियर रिएक्शंस अभी आपको ये ध्यान रखना है। रेडियो एक्टिविटी के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें भी दूंगा, बट अभी के लिए ध्यान रखो न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि वहां पे जो थोड़ा मास अब एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, अभी के लिए उसको छोड़ सकते हो आप, है ना। इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है। पहली चीज लिमिटेशंस क्या हो गई कि ये लो तभी एप्लीकेबल होगा जब रिएक्टेंट्स आपस में कंप्लीट रिएक्ट करें। दूसरी चीज, न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए ये लो एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ आ रही है मेरी बात? चलो अब आओ वापस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कहता है और उसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, आओ देखो क्या कह रहा है। लिखता है AgNO3 था, उसका मास आपको दे रखा है, ठीक है। इसने रिएक्ट किया किसके साथ, कह रहा है ना ये सोडियम क्लोराइड के साथ। सोडियम क्लोराइड बोले तो NaCl, बहुत बढ़िया। क्या प्रोडक्ट बनेगा वो भी लिख दिया इसने, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी आपको। कहता है AgCl बनेगा, चलो जी बना दिया। और क्या बनेगा, फिर लिखता है सोडियम नाइट्रेट भी बनेगा, चलो बहुत बढ़िया। तो ये आपकी एक केमिकल रिएक्शन मैंने लिख दिया आपके सामने, है ना। ये जो क्वेश्चन लिखा था इसको मैंने एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया, यही होगी केमिकल रिएक्शन। अब बोलता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है, ये प्रूव करो। तो अभी हमने पढ़ लिया, आप सारे लोग समझदार हो। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे सर रिएक्शन होने से पहले जो रिएक्टेंट्स का टोटल मास है, अगर वो रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट का टोटल मास है उसके बराबर हो जाए
तो इसका मतलब लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है आप सब लोगों को, है ना? तो देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं टोटल मास बिफोर रिएक्शन। टोटल मास बिफोर रिएक्शन मतलब रिएक्शन होने से पहले टोटल मास कितना होगा। तो आप बोलोगे सर आप ऐड कर दो किस किस का मास ऑफ AgNO3 का, ठीक है ये लो, और इसमें साथ में और ऐड क्या कर दो, मास ऑफ किसका मास ऐड करूं, आप बोलोगे सर NaCl का, ठीक है। और भी कुछ ऐड करना है क्या, एक बार सोच के बताओ जरा, या इतना ही होगा? हाँ, केमिकल रिएक्शन से पहले टोटल मास इतना ही होगा या फिर कुछ और होगा, बताओ, थोड़ा सा सोच के बताओ। आप बोलोगे सर एक चीज आपने मिस कर दी, कौन सी, मास ऑफ वाटर। कौन सी मिस करी है मैंने, मास ऑफ वाटर। यार एक चीज देखो, AgNO3 को आपने 100 ग्राम पानी में डिसॉल्व किया था ना, और सोडियम क्लोराइड को भी आपने 100 ग्राम पानी में डिसॉल्व किया था, तो रिएक्शन होने से पहले ये वाटर भी तो प्रेजेंट होगा वहां पे। बात समझ रहे हो मेरी? तो इसका मास भी आपको ऐड करना पड़ेगा टोटल मास बिफोर रिएक्शन में। तो चलो ठीक है, कैलकुलेशन कर लो क्या है। मास ऑफ AgNO3 1.7 ग्राम प्लस मास ऑफ NaCl कितना है बोलो फटाफट, 0.585, बहुत बढ़िया। और मास ऑफ वाटर कितना है जी, ये देखो 100 ग्राम इसमें मिलाया था AgNO3 में, 100 ग्राम NaCl में मिलाया था, 100 और 100 कितना हो गया, 200। तो टोटल मास अगर आपने फाइंड किया, कैलकुलेशन करने में आप सारे लोग माहिर हो मुझे पता है, मिलेगा 202.285 ग्राम। चेक करके बताओ सबको यही मिला है ना? ठीक है, तो ये आपको मिल गया टोटल मास बिफोर रिएक्शन। अब क्या करना है, टोटल मास आफ्टर रिएक्शन, है ना? टोटल मास आफ्टर रिएक्शन भी निकाल ही लो। तो बोलो टोटल मास आफ्टर रिएक्शन में किस किस का मास ऐड करूं, बोलोगे सर पहला ऐड कर दो मास ऑफ AgCl, ये लो कर दिया। फिर आप कहोगे सर NaNO3 का मास भी ऐड कर ही दो, ये लो जी ये भी कर दिया। और बताओ इतना ही करना है कि कुछ और करना है? आप बोलोगे सर वाटर का मास ऊपर ऐड किया था, तो वाटर तो आज भी प्रेजेंट है, तो इसका भी मास आप ऐड कर दो, ये लो जी इसका भी मास मैंने ऐड कर दिया। अरे बोलो मेरी बात समझ आ रही है क्या आप लोगों को? ठीक है यहां तक? तो बताओ फटाफट बता देता हूं, AgCl का मास कितना दे रखा है, 1.435, बहुत बढ़िया। प्लस NaNO3 का मास कितना दे रखा है, 0.85, ये लो जी लिख दिया। और मास ऑफ वाटर कितना है, अरे बोलो, मास ऑफ वाटर इज 200, कैलकुलेशन करो फटाफट, बताओ कितना मिलेगा, वो मिलेगा 202.285 ग्राम मिलेगा मेरे हिसाब से। आप चेक करके बता सकते हो सही बोला है कि नहीं मैंने। अगर आपने ये कैलकुलेशन कर ली तो यहां से आपको चीज समझ आ गई कि सर टोटल मास बिफोर रिएक्शन और टोटल मास आफ्टर रिएक्शन बराबर है। इसका मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और यही स्टेटमेंट होता है किसका, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का। बोलो जरा मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? आना बोलो यार, फटाफट बोलना पड़ेगा, बताओ समझ आ रही है बात, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? चलो फिर ये बात हो गई, सबसे पहला केमिकल लॉ हमने पढ़ लिया, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, एक उस पे क्वेश्चन भी कर लिया। चलिए फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके CBSE में, स्कूल एग्जाम्स में, बोर्ड्स में बहुत पूछे जाते हैं, ढंग से समझना एक एक क्वेश्चन को, है ना? क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कॉपर ऑक्साइड आपने ले रखा है, वॉज प्रिपेयर्ड बाय 2 डिफरेंट मेथड्स, है ना? कर सकते हो ऐसा, किसी एक केमिकल सब्सटेंस को एक से ज्यादा मेथड से आप फॉर्म कर सकते हो। तो बोलता है 2 मेथड से आपने फॉर्म किया, कौन कौन से मेथड से? पहला मेथड ये लिखता है कि 1.75 ग्राम ऑफ मेटल बोले तो कौन सा, यहां पे कौन से मेटल की बात हो रही है, कॉपर। तो 1.75 ग्राम ऑफ मेटल गिव 2.19 ग्राम ऑफ ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड की बात हो रही है ना। तो कॉपर का मास गिवन है आपको यहां, और कॉपर ऑक्साइड का मास गिवन है। चलो ठीक है, जो सेकंड केस है, जो सेकंड मेथड है, उसमें आपने क्या किया, उसमें आपने 1.14 ग्राम ऑफ कॉपर गेव 1.43 ग्राम ऑफ द ऑक्साइड, मतलब 2 अलग अलग केस में कॉपर और कॉपर ऑक्साइड का मास आपको दे रखा है। ठीक है, ये आपके सामने लिखा है। पूछना क्या चाहता है क्वेश्चन, कहता है शो दैट द गिवन डेटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये प्रूव करो कि ये जो डेटा आपको गिवन है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग सही है।
तो वापस आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर पहले बताओ ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होती क्या चीज है, उसके बाद ही तो हम लोग बात करेंगे कि इसको प्रूव कैसे करना है ना। तो देखो जरा, मैंने आपको बोला था कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, क्वेश्चन आपके सामने लिखा, अब मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को आप मुझे पता है फटाफट 2 मिनट में सॉल्व कर दोगे। चलो देखो जरा क्या होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लिखा हो या फिर कई जगह लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी लिखा होता है, बात एक ही है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। स्टेटमेंट समझो, स्टेटमेंट पढ़ो, उसके बाद में एग्जाम्पल समझाऊंगा, आपको ये सारी चीज बहुत ढंग से क्लियर होने वाली है। तो देखो जरा स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट कहता है एनी गिवन केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास। कोई भी केमिकल कंपाउंड हो, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनका बाय मास प्रोपोर्शन हमेशा कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, ये कहना चाह रहा है ना स्टेटमेंट। कोई भी जो केमिकल कंपाउंड होगा उसके जो एलिमेंट्स होंगे उनका बाय मास प्रोपोर्शन, है ना, लिखा ना, any given chemical compound always contains exactly the same proportion of elements by mass, है ना, उसमें हमेशा एलिमेंट्स का बाय मास प्रोपोर्शन, बाय मास परसेंटेज हमेशा सेम रहेगा। मतलब आप उस कंपाउंड को किसी भी मेथड से फॉर्म कर लो भले, है ना, उस कंपाउंड को आप किसी भी मेथड से फॉर्म कर लो, उसके जो एलिमेंट्स का बाय मास प्रोपोर्शन है वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। यही आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एग्जांपल दे देता हूं, सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी। देखो जरा पहला एग्जांपल वाटर का ही ले लेते हैं, है ना, यूज करते हैं सारे लोग। मुझे बता दो जब वाटर का फॉर्मेशन हुआ होगा तो इसके जो एलिमेंट्स हैं उनका मास प्रोपोर्शन क्या रहा होगा, बोलो फटाफट। आप बोलोगे सर हम अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है। तो चलो जो मास की बात हुई हाइड्रोजन का हो गया 2, है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ वाटर एक केमिकल कंपाउंड है, उसके जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनका बाय मास प्रोपोर्शन कितना है, 2:16 को 1:8 लिख सकता हूं क्या मैं? अरे बोलो फटाफट, मेरी बात समझ आ रही है सबको, है ना। वाटर जो एक केमिकल कंपाउंड है उसके 2 एलिमेंट कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनका मास परसेंटेज, मास प्रोपोर्शन क्या है, 1:8। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है कि आप वाटर को किसी भी मेथड से फॉर्म कर लो, भले वाटर को आप किसी भी मेथड से फॉर्म करो, उसके जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनका बाय मास प्रोपोर्शन हमेशा कितना रहेगा, 1:8 रहेगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। हुआ तो मतलब वो वाटर नहीं होगा, बोलना पड़ेगा। समझ आ रही मेरी बात, है ना। चलो ये एक एग्जांपल हुआ, लगे हाथ एक और एग्जांपल देख लो। देखो जरा दूसरा एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। बताओ कार्बन का एटॉमिक मास कितना, 12, ऑक्सीजन का कितना, 16, कितने एटम है, 2, कितना हो गया, 32। बाय मास प्रोपोर्शन कितना मिल गया, 3:8, सिंपलेस्ट प्रोपोर्शन लिख दिया। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, कहता है कि CO2 का फॉर्मेशन भले ही कोई से भी मेथड से करो, किसी भी मेथड से CO2 फॉर्म कर लो, उसके जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, बोलो फटाफट, कार्बन और ऑक्सीजन, इनका बाय मास प्रोपोर्शन हमेशा कितना रहेगा, 3:8 रहेगा। ये फिक्स है, कभी भी चेंज नहीं हो सकता। बात समझे मेरी, है ना। अगर फिर भी किसी को अभी भी समझने में परेशानी आ रही है, एक और एग्जांपल दे देता हूं, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। NH3 क्या नाम है इसका, NH3 को क्या बोलते हो, बोलो बोलो, अमोनिया बोलते हो, है ना। तो बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना, 14, हाइड्रोजन का कितना, 1, कितने एटम है, 3, मास प्रोपोर्शन कितना मिल गया, 14:3। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है कि अमोनिया आप किसी भी मेथड से बना लो, उसके जो एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, उनका मास परसेंटेज कितना रहेगा, 14:3 रहेगा। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, है ना। तो यहां से आपको एक चीज समझ आ गई कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में लॉ ऑफ डेफिनेट या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपको फॉलो करवाना हो, है ना, उसको प्रूव करना हो, तो आप ये प्रूव कर दो कि वो जो सब्सटेंस है, वो जो केमिकल कंपाउंड है, उसके एलिमेंट्स का बाय मास प्रोपोर्शन 2 या 3 जितने भी केस आपको दिए हुए हैं सब में सेम है ना। अगर आपने सेम प्रूव कर दिया तो इसका मतलब आपने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी प्रूव कर दिया, है ना। तो यही जो थ्योरी है, बताओ मेरी थ्योरी समझ आई ना, मेरी बात समझ आई है जो मैंने आपको समझाई है अभी तक। अगर ये समझ आया है तो ये क्वेश्चन मेरी गारंटी आप 2 मिनट में सॉल्व कर दोगे,
वापस आ जाओ, देखो क्वेश्चन पे क्या कहता है, वापस पढ़ो। लिखता है दो अलग अलग मेथड से आपने कॉपर ऑक्साइड को फॉर्म किया है और फिर आपको कुछ डेटा दिया हुआ है और फिर आपसे पूछना चाह रहा है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया, जब भी आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो करना हो, आपको क्या करना है, आपको यह प्रूव करना है कि कॉपर ऑक्साइड के केस में जो दोनों केस आपने लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, उन दोनों डिफरेंट मेथड्स में ही जो कॉपर और ऑक्सीजन का बाय मास प्रोपोर्शन या फिर बाय मास परसेंटेज है वो सेम है। मतलब किसी भी मेथड से बना दो कॉपर ऑक्साइड को, उसके एलिमेंट्स का बाय मास प्रोपोर्शन चेंज नहीं हो रहा। आपको यह चीज प्रूव करनी है। अरे बोलो यार, मेरी बात समझ आ रही है क्या आपको? समझ आ गया ना? पहले ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, उसके बाद तो क्वेश्चन स्टार्ट करोगे ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोनों केसेस में अलग अलग लेके सॉल्व करता हूं। फर्स्ट केस की बात इधर करूंगा, ये लो जी, फर्स्ट केस इधर लिख रहे हैं हम लोग और इस साइड हम लोग सेकंड केस लिखने वाले हैं। फर्स्ट केस में मुझे बता दो मास ऑफ कॉपर कितना है ना? मास ऑफ कॉपर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, बताओ जरा। मास ऑफ कॉपर दे रखा है फर्स्ट केस में, ये रहा आपके सामने लिखा हुआ है 1.75 ग्राम, ठीक है। और मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड है ना, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड CO लिख देता हूं, उसका मास कितना दे रखा है 2.19। अब यार एक चीज तो आपको पता होगी, कॉपर ऑक्साइड में दो चीजें प्रेजेंट होगी, कौन कौन सी? एक कॉपर और दूसरा ऑक्सीजन, है ना। कॉपर ऑक्साइड दो चीजों से मिलकर बना होगा ना, कॉपर और ऑक्सीजन। तो अगर कॉपर का मास आपको पता है तो क्या आप ऑक्सीजन का मास फाइंड कर सकते हो क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल कर लेंगे। कैसे करोगे? मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? मास ऑफ ऑक्सीजन होगा, आप मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड में से, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड में से माइनस कर दो किसका मास? मास ऑफ कॉपर। अरे बोलो, मेरी बात समझ आ गई क्या आपको? यार कॉपर ऑक्साइड दो चीजों से मिलकर बना है, कॉपर और ऑक्सीजन। कॉपर का मास आपको पता है, कॉपर ऑक्साइड का मास पता है, ऑक्सीजन का मास निकाल लो, कौन सी बड़ी बात है। कॉपर ऑक्साइड के मास में से कॉपर का मास माइनस कर दो, तो चलो माइनस करो जरा। 2.19 माइनस 1.75, फटाफट सॉल्व करके बताओ जरा कितना मिलेगा, ऑक्सीजन का मास कितना मिलेगा? अरे बोलो फटाफट, सॉल्व किया आपने? चेक करो जरा, 0.44 ग्राम मिल रहा है क्या? तो कॉपर का मास आपको पता लग गया, ऑक्सीजन का मास पता लग गया, कॉपर ऑक्साइड का मास आपके पास पहले से है। आपको क्या करना है, आपको बस ये निकालना है कि कॉपर ऑक्साइड में परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना है ना, मास परसेंटेज कितना, ये मास का परसेंटेज निकाल रहे हो, है ना। तो मास का परसेंटेज कैसे निकालू, बोलो जरा। आप सबको पता है परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। आप बोलोगे सर, आप ऊपर लिखो मास ऑफ कॉपर, नीचे लिखो टोटल मास, है ना, खुद का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100%, यही तो होता है परसेंटेज निकालने का तरीका। तो खुद का मास मतलब कॉपर की बात हो रही है यहाँ, और टोटल मास मतलब किसके मास की बात हो रही है? मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इंटू 100%। अरे बोलो, समझ आ रही मेरी बात? कॉपर का मास कितना है जी क्वेश्चन में? 1.75 डिवाइडेड बाय कॉपर ऑक्साइड का मास कितना है? 2.19 इंटू 100%। कैलकुलेट करके फटाफट बताओ जरा मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, बोलो बोलो फटाफट। 79.9 मिला क्या? अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपको कॉपर का परसेंटेज मिलेगा 79.9%। और वैसे ही आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी निकाल सकते हो, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी निकाल सकते हो। किस फॉर्मूले से? मास ऑफ ऑक्सीजन, है ना, अपॉन मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड। मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अरे बोलो, ठीक बोल रहा हूं मैं? मेरी बात सबको समझ आ रही है ना? इंटू 100%। तो ये लो जी 100% लिख दिया। और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है क्वेश्चन में? कितना आपने फाइंड किया? 0.44 अपॉन मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड 2.19 इंटू 100%। फटाफट सॉल्व करके बता दो कितना मिला है। फाइनल बताओ जरा, रिजल्ट क्या मिला है? 20.1%। आप बोलोगे सर आपने ये सॉल्व क्यों किया, इसकी जरूरत ही नहीं थी। कॉपर ऑक्साइड में दो तो चीजें प्रेजेंट होगी यार, एक कॉपर दूसरा ऑक्सीजन। तो अगर आपने कॉपर का परसेंटेज निकाल लिया तो 100 में से माइनस कर दो, किसका परसेंटेज निकल जाएगा? ऑक्सीजन का परसेंटेज निकल जाएगा। बोलो, ठीक बात बोल रहा हूं मैं, है ना? सही बोला है मैंने। तो यहां जो फर्स्ट केस था, कॉपर ऑक्साइड फॉर्मेशन का जो फर्स्ट मेथड था, उसमें आपने कॉपर और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो निकाल लिया, ये आपके सामने लिखा है। अगर यही परसेंटेज सेकंड केस में भी आ जाता है तो आप बोलोगे दोनों मेथड में ही कॉपर ऑक्साइड के जो एलिमेंट्स हैं, कॉपर और ऑक्सीजन, उनका मास परसेंटेज सेम है। इसका मतलब वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। हाँ ना, बोलो जरा, समझ आ रही मेरी बात, है ना? तो चलो फटाफट सेकंड केस में भी मुझे 2 मिनट में बता दो
सॉल्व करके कितना परसेंटेज मिल रहा है। मास ऑफ कॉपर कितना दे रखा है जी, मास ऑफ कॉपर दिया हुआ है 1.14 ग्राम, 1.14 ग्राम। और बताओ मुझे मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना दिया हुआ है, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड CuO वो दिया हुआ है 1.43 ग्राम। तो यहाँ से आप बोलोगे सर मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो आप। मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालें, अरे बोलो यार फटाफट। 1.43 में से किसको माइनस कर दूं मैं, बोलो 1.14 को माइनस कर दूं क्या, तो बताओ कैलकुलेशन के बाद क्या मिलेगा। 0.29 ग्राम मिलेगा मेरे हिसाब से, यही मिलेगा ना। कॉपर का मास आपको बता, ऑक्सीजन का मास आपको बता, कॉपर ऑक्साइड का मास आपको बता, आप बस क्या कर दो, परसेंटेज ऑफ कॉपर निकाल दो। परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालने का फॉर्मूला इधर लिख रखा है मैंने, वापस नहीं लिख रहा हूँ, समझदार लोग आप सारे। क्या होगा, कॉपर का मास कितना 1.14 अपॉन कॉपर ऑक्साइड का मास कितना 1.43 इंटू 100%। फटाफट कैलकुलेट करके बताओ जरा कितना मिल रहा है, बताओ बताओ फटाफट कितना मिलेगा। ये लगभग आपको मिलेगा 79.9 है ना, 79.8 को समथिंग मिल सकता है, उसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, 79.9% मिलेगा, है ना। और वैसे ही अगर आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे तो वो क्या होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इंटू 100%। इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे लगभग 20.1% मिलेगा। दोनों ही केसेस में कॉपर और ऑक्सीजन का बाई मास प्रोपोर्शन सेम है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो हो जाएगा। बता दो, इससे सिंपल वर्ड्स में और कुछ नहीं समझाया जा सकता। समझ आ गई होगी, मुझे गारंटी आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात। तो बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, थ्योरीज की मैंने समझा दी। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ और उसके बाद ये सेशन हम लोग कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ये ले लो जरा, एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आपको इसमें भी देखो लिखा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को प्रूफ करना है। तो पढ़ते जाओ, क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें भी दो अलग अलग केस दिए हुए हैं, मैं वापस वही अलग अलग केसेस डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन, पहले केस में कहता है कि कॉपर वायर है, उसको आपने रिएक्ट करवा दिया नाइट्रिक एसिड के साथ। अरे बोलो, अगर मैं कॉपर को नाइट्रिक एसिड बोले तो HNO3 के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो मेरे हिसाब से आप सारे लोग समझदार हो, कॉपर नाइट्रेट बनेगा, यही बनेगा, है ना। फिर क्या कहता है, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन वाज ड्राई किया आपने और इग्नाइट कर दिया उसको, तो क्या किस में कन्वर्ट हो गया, ये कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। मतलब क्या कह रहा है ये कि कॉपर नाइट्रेट के बाद ये कन्वर्ट हो गया किस में, कॉपर ऑक्साइड में, CuO लिख दिया मैंने, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड का मास दे रखा है कितना, बोलो 1.35 ग्राम कॉपर ऑक्साइड का मास दे रखा है ना। और कॉपर का मास इनिशियली दे रखा था 1.08 ग्राम। अरे बताओ यार, मेरी बात समझ आ रही है क्या आपको। कॉपर का मास 1.08 ग्राम, कॉपर ऑक्साइड का मास 1.35 ग्राम, ऑक्सीजन का मास आप निकाल सकते हो। मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालोगे, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, अरे बोलो 1.35, ये कॉपर ऑक्साइड का मास माइनस कॉपर का मास कितना 1.08। सॉल्व करके बताओ कितना मिल गया। बोलो जरा 0.27 ग्राम मिल जाएगा क्या, अरे बोलो यार। 0.27 ग्राम मिल गया ऑक्सीजन का मास। बस परसेंटेज निकाल लो कॉपर और ऑक्सीजन दोनों का। तो आप बोलोगे सर परसेंटेज ऑफ कॉपर निकाल लो, फॉर्मूला हमने सीख लिया है, पिछले क्वेश्चन में समझ आ गया था, अब डायरेक्ट रिजल्ट लिख दो। तो क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ कॉपर कैसे निकलेगा, कॉपर का मास अपॉन टोटल मास, टोटल मास बोले तो कॉपर ऑक्साइड का मास इंटू 100%। बस सारे लोग समझदार हो, कैलकुलेशन तो मुझे पता आप यूं कर देते हो। बताओ कितना मिलेगा, कैलकुलेट अगर आपने किया होगा तो ये मिलेगा 80%, 80% कॉपर प्रेजेंट है। और आपने बोल दिया सर कॉपर का अगर आपने परसेंटेज निकाल लिया ना कॉपर ऑक्साइड में, तो मैं आपको ऑक्सीजन का भी परसेंटेज बता सकता हूँ कितना होगा। अरे यार कॉपर ऑक्साइड में दो चीजें प्रेजेंट है, एक है कॉपर दूसरा ऑक्सीजन। कॉपर का परसेंट 80 है, ऑक्सीजन कितना परसेंट होगा 20%। तो फर्स्ट केस में क्या किया आपने, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन का परसेंटेज, मास परसेंटेज निकाल लिया। चलो ठीक है, अब सेकंड केस की तरफ बढ़ो। सेकंड केस में क्या कह रहा है, सेकंड केस में कहता है अनदर एक्सपेरिमेंट 2.3 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड ले रखा है 2.3 ग्राम, बहुत बढ़िया। वॉज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, इसको आपने हीट कर दिया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। यार एक चीज आपको पता है, हाइड्रोजन क्या करेगा, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन कर देगा,
है ना, और रिडक्शन के बाद आपको क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा। और ये बोला भी है क्वेश्चन में, अगर आपको ये नहीं भी पता तब भी बोला है क्वेश्चन में, यील्डिंग 1.84 ग्राम ऑफ कॉपर। ये जो कॉपर बना है इसका मास कितना है यार, इसका मास है 1.84 ग्राम। तो ये सारी कहानी पिछले वाले क्वेश्चन जैसी है। मास ऑफ कॉपर आपके पास है 1.84 ग्राम, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड आपके पास है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हो। और मास ऑफ ऑक्सीजन ना भी निकालो, आप क्या करो, डायरेक्ट निकाल लो परसेंटेज ऑफ कॉपर। अरे बोलो यार, परसेंटेज ऑफ कॉपर क्या होगा, मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इंटू 100%। फटाफट सॉल्व करके बता दो, कर लिया होगा मेरे हिसाब से आप लोगों ने, कितना मिलेगा 80%। बस समझ आ गया आपको, कॉपर का परसेंटेज 80 मिल गया। आप बोलोगे सर ऑक्सीजन का परसेंट हो जाएगा 20%। और दोनों ही केस में कॉपर ऑक्साइड के लिए जो उसके एलिमेंट्स हैं कॉपर और ऑक्सीजन, इन दोनों का जो मास परसेंटेज है वो दोनों केस में बिल्कुल बराबर मिल रहा है, सेम मिल रहा है। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो होता है वो तो कहता ही यही है कि आप किसी भी केमिकल कंपाउंड के एलिमेंट्स को अगर आप चेक करोगे, उनके बाय मास प्रोपोर्शन चेक करोगे, तो वो हर केस में आपको सेम मिलेगा। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से सबको, आई होप। अरे बोलो यार, हाँ ना बोलना पड़ेगा, फटाफट बताओ ये टॉपिक समझ आया कि नहीं आया जो मैंने आज समझाया है ना। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने समझाने की कोशिश करी है, थ्योरी भी मैंने समझा दी, इसके साथ क्वेश्चन भी लेके समझा दिए। मेरे हिसाब से आप सारे लोग इतने इंटेलिजेंट लोग हो, सबको ये कहानी समझ आ गई होगी, है ना। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही करने वाले हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी नेक्स्ट क्लास में हम उनको पढ़ेंगे। आई होप कि ये वाला वीडियो आपको ज़रूर समझ आया है। अगर आपको ये समझ आया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जो मुझे पक्का पता है कि आपको समझ आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, तो आपको क्या करना है, जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और क्या करना है आपको, ये देखो जरा, जो बेल आइकन है उसको हिट करना है। क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होने वाला है कि आपका कोई भी वीडियो लेक्चर मिस नहीं होगा, आपको उसको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आपको कमेंट करना है, अगर आपको ये वीडियो समझ आया है कमेंट कीजिए। कोई अगर डाउट है कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भी लिखिए, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए। अनअकैडमी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कोड मेरा आपके सामने लिखा हुआ है RD10। फ़ायदा क्या होने वाला है आपको, मैंने पहले ही बताया था कि जैसे आप मेरा कोड अप्लाई करोगे आपको इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ आई। टेलीग्राम के बारे में भी आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपको जो आने वाले वीडियोज़ है उनके ऊपर लेटेस्ट अपडेट भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। ठीक है।